क्या आपको लगता है कि हम इंसानों की प्रजाति कभी किसी ऐसे मकाम पर पहुंच पाएगी जहां पर हम सभी के दिमाग से बेवकूफ़ी खत्म हो जाए? वो समय जब हम उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दें और नेक इंसानों की तरह शराफत से अपनी जिंदगी गुजारें? तो बता दें, अभी तो ऐसा वक्त नहीं आया है और ना ही हाल फिलहाल में आगे चलकर आने वाला है। क्योंकि देखिए ना, हम इस सीरीज के 16वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं। जो लोग सीरीज के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दें कि इन वीडियोस में खुद को बेवकूफ़ी भरे तरीकों से मौत के घाट तक पहुंचाने वाले लोगों को डार्विन अवार्ड से नवाजा जाता है। तो आपका पॉपकॉर्न उठाइए और तैयार हो जाइए देखने के लिए इन होनहार बंदों को जो आपके सामने अपनी मौत की करतब पेश करने वाले हैं। धड़ाम और खत्म। तो पहला किस्सा शुरू करने से पहले मैं ये चेक कर लेना चाहता हूँ कि मेरा खुद का दिमाग सही है या नहीं। आप एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको अपने घर के पास वाली जगह में कुछ पुराने विस्फोटक मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? ए, अधिकारियों को मामले की सूचना देंगे। बी, उन विस्फोटकों को उठाकर कहीं और दफन करने की सोचेंगे। सोचने के लिए मैं आपको कुछ सेकंड्स का वक्त दे देता हूँ। हो गया? कूल। तो जाहिर है सभी का जवाब ऑप्शन ए ही होगा। ठीक से काम करने वाली बुद्धि वाला कोई भी इंसान ऐसी खतरनाक चीज को उठाकर कहीं और दफनाने की कोशिश नहीं करेगा, राइट? ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। पर मैंने ऐसा क्यों चेक किया? क्योंकि साल 2004 में चियावेना, इटली में रहने वाली एक जनाब ने ठीक ऐसा ही किया। बंदे को अपने बगीचे के पास स्थित एक खंडर में डायनामाइट की कुछ पुरानी छड़ें मिली। उसके पास विस्फोटकों से काम करने का कुछ पुराना अनुभव था। तो जनाब को लगा कि अधिकारियों को खबर देने से फायदा ही क्या है, मैं खुद ही मामले को हैंडल कर लेता हूँ। पर बदकिस्मती से डायनामाइट बहुत पुराना हो चुका था, जिसके कारण उससे नाइट्रोग्लिसरीन रिस रही थी, जो इस विस्फोटक का एक बहुत ही अस्थिर तरल घटक होता है। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये विस्फोटक कितना खतरनाक बन चुका है और जनाब उसे दफनाने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने 30 फुट तक गहरा एक गड्ढा खोदा, डायनामाइट को बड़ी सावधानी से उसकी तली में रखा, फिर मिट्टी को वापस भर दिया। लेकिन जब उन्होंने मिट्टी को दबाकर ठोस करना चाहा तो दबाव के कारण नीचे पड़ा डायनामाइट फट गया। धमाका इतना तेज था कि पूरा का पूरा शहर दहल गया और जब पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची तो पाया कि बंदे के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। वो सिर्फ अपना बयान देने तक जिंदा रह सका, जिसके बाद वो अपना डार्विन अवार्ड लेकर चल बसा। ऊंट ने हेकड़ी निकाली। मुझे लगता है कि जानवरों को यातना देने वालों के लिए नरक में अलग से कोई जगह जरूर बनाई गई होगी। वैसे एक खास जगह उन लोगों के लिए भी है जो कि गलत जानवरों से पंगा लेने के बाद पछताते हैं। ऐसी जगह जहां उनका खूब मजाक बनाया जाता है। जी हाँ, इंटरनेट। फरवरी 2003 की बात है जब साइबेरिया में स्थित बोरियोस्का रिक्रिएशन सेंटर में बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे एक इवेंट के दौरान एक अनोखे मेहमान यानी कि एक बैक्ट्रियन ऊंट का आगमन हुआ। ऐसी प्रजाति जिसकी पीठ पर 2 बड़े बड़े कुबड़ होते, पर शायद वो ऊंट वहां आकर ज्यादा खुश नहीं था। इवेंट के दरवाजे के बाहर थोड़ी सी बर्फ पड़ी थी और ऊंट का हैंडलर उसे खींचकर अंदर लाना चाह रहा था, पर जनाब टस से मसने हो रहे थे। फिर गुस्सा हुए हैंडलर ने अंदर आकर ऊंट को मारना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता आप में से किसी ने कभी वयस्क बैक्ट्रियन ऊंट को देखा या नहीं, पर यह प्राणी बड़ा विशालकाय होता है। कंधों पर उनकी ऊंचाई 6 फीट तक होती है और वजन 1000 पाउंड तक हो सकता है। वैसे तो वो बहुत ही शांत मिजाज के होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर बहुत आक्रामक हो सकते हैं। यानी ऐसे प्राणी से पंगा लेना ठीक नहीं है। जो सबक इस बंदे को देर से प्राप्त हुआ, जब उसने ऊंट के सिर पर दूसरी बार मारा तो ऊंट ने गुस्सा करके उसे मुंह में दबा लिया और किसी गड्ढे की तरह उठाकर जमीन पर फेंक दिया और फिर उसे अपनी टांगों से इतनी बुरी तरह से रौंद डाला कि शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जब हैंडलर ने हरकत करना बंद कर दिया तो ऊंट ने फिर से एकदम शांति पकड़ ली, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बताने की जरूरत नहीं है कि अपने से 7 गुना बड़े जानवर द्वारा यूं कुचले जाने के बाद जनाब हैंडलर इस दुनिया से चल बसे। यानी कहानी का सबक तो ये रहा कि जानवरों के साथ वैसे ही बर्ताव करें जैसा कि आप खुद के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं, खासकर ऐसे जानवर जो कि आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हों और पलक झपकते ही आपको वो ठीक कर सकते हों। फास्ट फूड फ्रॉड। क्या आपको ये सोचकर हैरानी नहीं होती कि आज फास्ट फूड खाने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है, फिर भी हमारे बर्गर और पिज्जा बनाने वालों को ठीक से पैसे नहीं मिलते। लेकिन एक फास्ट फूड के 2 मैनेजर पर पैसों की लालच इस कदर हावी हुई कि चीजें उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल गईं। बात है साल 2000 की, जब इंडियानापोलिस की एक बर्गर किंग जॉइंट के नाइट एंड डे मैनेजर्स ने मिलकर स्टोर पर एक नकली डकैती करने का षड्यंत्र रचा। प्लान ये था कि दिन वाला मैनेजर दिन की कमाई से $4000 कैश चुरा लेगा और उसके बाद नाइट मैनेजर को बांधकर
वॉक इन फ्रीजर में डालने के बाद एक डस्टबिन में थोड़ी सी आग सुलगा देगा ताकि लोगों को लगे कि लुटेरों ने दुकान जलाने की कोशिश भी की थी। फिर थोड़ी देर में फायर अलार्म बज जाएगा और जब फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तो नाइट मैनेजर उन्हें लूट का फर्जी किस्सा सुनाएगा और किसी को भी शक नहीं होगा कि पैसे दोनों मैनेजर्स ने ही चुराए होंगे। वैसे प्लान काम तो कर सकता था, लेकिन तब जब दिन वाला मैनेजर कोई गलती न करता। उसने डस्टबिन में आग लगाई, पर वो इतनी कमजोर थी कि फायर अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ। फिर जब सुबह वाली टीम काम करने के लिए आई तो दरवाजा खोलने पर हवा के झोंके ने डस्टबिन में मौजूद अंगारों को आग में तब्दील कर दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। फायर फाइटर्स ने जब फ्रीजर को खोला तो पाया कि मैनेजर अंदर पड़ा हुआ है। बताने की जरूरत नहीं है कि बंदी की जान नहीं बचाई जा सकी। फिर नोटिस किया गया कि उसके हाथ पर बंधी हुई रस्सी बहुत ही ढीली थी, जिससे वो खुद को बड़ी आसानी से खोल सकती थी। तब जाकर लोगों को शक हुआ कि मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर दिन वाले मैनेजर से पूछताछ की गई, जिसके पास न सिर्फ चोरी के पैसे बरामद हुए बल्कि उसने उन्हें बर्गर किंग के ही एक बैग में छिपा रखा था। मतलब चोर बने भी तो ऐसे कि ढंग का एक प्लान तक नहीं बना पाए और पहले ही प्रयास में पकड़े गए। साइकिल टकराई प्लेन से। दुनिया भर के साइकिलिस्ट ध्यान से सुन लो। इसमें कोई राज की बात नहीं है कि ज्यादातर ड्राइवर हमसे नफरत करते हैं। हम बहुत धीमे चलते हैं, अक्सर सड़क पर जरूरत से ज्यादा जगह घेरते हैं और कुछ तो लाल बत्ती और संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं, मानो ये उन पर लागू ना होते हो। अगर हमें अपनी इमेज सुधारनी है और बेहतर करनी है तो शुरुआत करें सावधानी बरतने से, वरना आपका हाल भी हमारे अगले विजेता जैसा हो सकता है। साल 1997 में सोरोकाबा ब्राजील में एक साइकिल चालक अपना वॉकमैन हेडफोन लगाकर चला जा रहा था। वो मजे से अपने फेवरेट गाने सुनता हुआ चला जा रहा था, जब उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेने की ठानी। म्यूजिक में डूबा हुआ वो अपने आसपास की चीजों से बेखबर आगे बढ़ रहा था, जब अचानक से उसकी साइकिल टकरा गई एक लैंड करते हुए प्लेन से। जी हाँ, बंदे ने जो शॉर्टकट लिया था वो सोरोकाबा एयरपोर्ट की लैंडिंग स्ट्रिप से होकर गुजरता था और म्यूजिक इतना तेज था कि उसे रनवे पर लैंड कर रहे प्लेन की आवाज नहीं सुनाई दी। बेचारा एकदम गलत समय पर ठीक रनवे पर आ गया और बताने की जरूरत नहीं है कि वो बच नहीं पाया। तो साइकिल चलाने वाले सभी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि अपनी साइकिल कहीं भी ना घुसा दें। जलकर हुई खाक। आपके लिए एक सवाल, पेट्रोल का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? मुझे यकीन है ज्यादातर लोग कहेंगे गाड़ी में डालने के लिए, पर क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल चिकनाई को घोलने में बहुत कारगर होता है, जो इसे एक अच्छा डिग्रीजर बनाता है। पर समस्या ये है कि पेट्रोल बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे साफ सफाई में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन कुछ अहमकों को इससे कहाँ फर्क पड़ने वाला। 1998 में टेक्सास की एक महिला अपने टेनिस शूज को पेट्रोल से साफ कर रही थी ताकि उन्हें चमकदार और सफेद बना सके। लेकिन अगर मैडम ने थोड़ी सावधानी बरती होती तो कुछ गड़बड़ ना होती। पर वो तो एक काम करती हैं, जलती हुई मोमबत्ती के ठीक बगल में बैठकर अपने सारे काम कर रही थी। गलती से लुढ़क गई वो। अचानक आग की लपटें गिरे हुए पेट्रोल को जलाते हुए उसके जूतों तक जा पहुंची। पैरों में आग लगने के कारण वो घबरा कर अपने पड़ोस वाले घर की तरफ भागी और पड़ोसी फौरन पानी का पाइप लेकर आया। लेकिन इससे पहले कि पड़ोसी कुछ कर पाता, महिला की पॉलिस्टर ड्रेस, जो खुद एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, वो भी जूतों की लौ से जल उठी। आखिरकार पड़ोसी ने आग बुझाने में कामयाबी पाई, पर तब तक मैडम अपना डार्विन अवार्ड जीतकर निकल चुकी थी। बैरिकेड तोड़ना पड़ा भारी। सड़क पर लगे बैरिकेड और साइन बोर्ड किसी भी ड्राइवर को नहीं भाते। सोचिए, आप मजे से चल रहे हैं, तभी पता चलता है कि आगे वाली सड़क बंद है और आपको अपना रास्ता बदलना होगा। पूरा मूड खराब हो जाता है ना। मैं कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते निर्देशों का पालन करता हूँ और 99% नॉर्मल लोगों की तरह दूसरा रास्ता तलाश करता हूँ। पर शायद कुछ 1% ड्राइवर ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है जिस भी वजह से सड़क बंद की गई हो वो उन पर लागू नहीं होता है ना, क्योंकि मैं खास हूँ, मैं उसी रास्ते से गाड़ी लेकर जाऊंगा तब भी कुछ नहीं होगा। और शायद हमारा अगला बंदा भी ठीक ऐसा ही सोच रहा था। मार्च 2018 की बात है, जब न्यू जर्सी में अफरा तफरी मची हुई थी। हाल ही में आए एक तूफान ने शहर भर की बिजली खराब कर दी और पेड़ उखाड़ दिए और लगभग हर रास्ते पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। शहर के कई रास्ते क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे। लेकिन एक आदमी जो अपने पिताजी के बुलाने पर घर जा रहा था, उसे लगा कि ये बैरिकेड उसका रास्ता नहीं रोक सकते। उसने स्टीयरिंग घुमाई और रास्ता रोकने के लिए लगाए गए ट्रैफिक कोन के बीच से अपनी गाड़ी निकालता हुआ उसी रास्ते से चला गया। पर उस नादान को नहीं पता था कि आगे बिजली का तार गिरा हुआ है जिसमें करंट दौड़ रहा था। जनाब ने गाड़ी तो तार पे चढ़ा दी और जल भुनकर अपनी कार समेत एकदम फ्राई हो गए। काश की कोई चीज उसे आगे मंडरा रहे खतरे के बारे में बता पाती। ये 1 मिनट, शायद वो बैरिकेड इसीलिए लगाया गया था, है ना। बी स्मार्ट। साल 2002 में साओ पाउलो ब्राजील में रहने वाले एक किसान ने अपने संतरे के पेड़ पर लगे हुए बड़े से छत्ते को हटाने की ठानी।
वो ये काम करने के लिए पेशेवर लोगों को बुला सकता था, पर उन्हें लगा कि शायद इस काम को करने का सबसे सस्ता और बेहतर तरीका होगा कि वो खुद करे। तो उसने ग्लव्स चढ़ाए, फुल पैंट और फुल आस्तीन वाली शर्ट पहनी और उन सबको टेप से सील कर दिया ताकि मधुमक्खियां अंदर ना घुस सकें। फिर बंदे ने सर पर एक प्लास्टिक का बैग पहना और उसे भी टेप से कसकर बांध दिया ताकि मक्खियां उसके चेहरे पर ना काट सकें। फिर उसने हाथ में मशाल थामी और छत्ते में आग लगाने के लिए निकल लिया। जब कई घंटे बीत जाने पर वो नहीं लौटा तो उसकी बीवी परेशान होकर उसे ढूंढने निकली। जनाब मिले तो, लेकिन मुर्दा हाल में। पर उन्हें मधुमक्खियों ने नहीं मारा था। इनफैक्ट उनका छत्ता तो ज्यों का त्यों लगा हुआ था। पता लगा कि सिर पर बंधी वो पन्नी इतनी टाइट थी कि उसने ना सिर्फ मक्खियों को बाहर रखा बल्कि सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी बाहर ही रह गई। जी हाँ, बेवकूफ, पन्नी में एक भी छेद नहीं बनाया और हाथ में ग्लव्स पहने होने के कारण जरूरत पड़ने पर वो पन्नी को फाड़ भी नहीं पाया। गोली मारने से लगा करंट। अगर आपके पास एक लाइसेंसी बंदूक है तो आप निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए किसी शूटिंग रेंज में जाते होंगे, जहां पर चीजों पर निशाना लगने से आसपास मौजूद लोगों को जरा भी खतरा ना होता, जैसे कागज, स्टील प्लेट, गुब्बारे या बिजली के खंभों जैसे टारगेट। रुको, क्या कहा? बिजली का खंभा? ये तो मैंने किसी शूटिंग रेंज में नहीं देखा, क्योंकि इसकी एक खास वजह होती है। जैसा कि पेंसिल्वेनिया में रहने वाले इस आदमी को साल 2002 में पता चला। ये शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने खेतों में निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। जी हाँ, आपने सही गैस किया। बिजली के तारों पर गोली चलाकर वे खंभों पर लगे हुए कांच के इंसुलेटर पर निशाना लगा रहे थे, जो तारों को खंभों से लटकाने के काम आते हैं। अच्छी बात यह है कि उनका निशाना इतना सटीक था कि उन्हें 7 में से 6 इंसुलेटर मार गिरा दिए गए। पर बुरी खबर यह है कि जब उन्होंने आखिरी इंसुलेटर को मार गिराया तो झूलता हुआ तार सीधा जमीन पर आकर गिरा। बंदे को तुरंत याद आया कि इससे तो उसकी लहलाती हुई फसल धू-धू करके जल जाएगी, तो उसने जल्दबाजी में तार को हाथों से पकड़ लिया। एक ही घातक गलती, बिजली के हजारों वोल्ट्स ने पलक झपकते ही उसका शरीर सुखा दिया और अगले पल वो अपना इनाम लेकर डार्विन अवार्ड विजेताओं की अमर गाथा में शामिल हो गया। इश्क में सब जायज है। क्या आपने कभी अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा किया है जो बड़ा बेवकूफ़ी भरा हो, जैसे उनके लिए कोई बड़ा महंगा गिफ्ट खरीदना या मोहब्बत में शायरी लिखना, या उससे भी बुरा उनके लिए कोई प्यारा सा गाना गाना? जी हाँ, मैं आप सभी की वो पछतावे वाली आह सुन सकता हूँ। वैसे इम्प्रेस करने की ये तरकीबें घिसी पिटी सी लगती हैं, पर हमारे अगले 2 विजेताओं ने जो अपनी तरकीबें अपनाई उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। 2004 में ताइवान के किसी कॉलेज में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट एक दिन जब शाम को दारू पीने बैठे तो फिर बातों ही बातों में खुलासा हुआ कि दोनों बंदे क्लास की एक ही लड़की को पसंद करते थे। बात ऐसी थी कि मामला देखते ही देखते गर्म हो गया और दोनों ने उस लड़की का प्यार पाने के लिए आपस में मुकाबला करने का फैसला किया। और जो मुकाबला क्या होने वाला था, शायद रॉकर पेपर सीजर का कोई इनोसेंट सा गेम? जी नहीं, क्योंकि बात दोनों मर्दों की नाक और इज्जत की थी। तो उन्होंने ग्लैडिएटर की तरह मुकाबला करने की ठानी, सिवाय इसके कि वे घोड़ों पर ना बैठे और अपने स्कूटर पर बैठे। नियम था कि दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ेंगे, जो पीछे हटा वो मुकाबला हार जाएगा। सो हेलमेट या कोई दूसरा सेफ्टी इक्विपमेंट पहने बगैर दोनों 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की तरफ भागे और आपस में टकरा गए, यानी दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। पर इसके बजाय अगर वो जाकर सीधे लड़की से बात करते ना तो शायद दोनों गधों की जिंदगी बच जाती, क्योंकि वो मैडम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती थी। मुझसे पूछो तो डार्विन अवार्ड विजेताओं की जोड़ी बाकियों से कहीं ज्यादा हटकर है। सिंक में डूबकर मरे। अपने घर की चाबियां खो देने से बुरा कुछ भी हो सकता है क्या? पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है, पर अगर आप लकी हुए तो शायद उस दिन आपके घर की कोई खिड़की खुली रह जाए जिससे कि आप अंदर जा सकें। ऐसी स्थिति में ताला खोलने वाले का इंतजार करना ज्यादा सही रहता है, वरना आपकी बेसब्री आपको मुसीबतों में फंसा सकती है, जैसा कि हमारे अगले अवार्ड विजेता के साथ हुआ था। 2004 में वोल्प्सबर्ग ऑस्ट्रिया में रहने वाला एक शख्स जब नशे की हालत में देर से अपने घर पहुंचा तो पाया कि उसके पास चाबियां नहीं थी। उसे लगा कोई बात नहीं है, मैं किचन की खिड़की फांद कर अंदर चला जाऊंगा। तो खिड़की एक तरफ से दीवार पर जुड़ी हुई थी और उसका सिर्फ एक ही सिरा खुला हुआ था, जहां से सिर्फ खोपड़ी और थोड़ा सा धड़ अंदर गुजारा जा सकता था। लेकिन जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बीचों बीच में फंस गया। अब वो आधा इस आर और आधा उस पार हवा में झूल रहा था और नशे में धुत होने के कारण खुद को अंदर नहीं धकेल पा रहा था। साथ ही एक दूसरी समस्या थी, अंदर जाने की जद्दोजहद में उसने गलती से सिंक का नल चालू कर दिया, जो अब पानी से लबालब भर गई थी। अंदर पहुंचने के लिए हाथ पैर मारते मारते बेचारा बुरी तरह थक गया और यूं ही खिड़की में लटके लटके उसकी आंखें लाल हो गईं। सोने के बाद उसका सर झुककर सिंक में समा गया और वो अपनी नींद से दोबारा कभी नहीं उठा, क्योंकि वो डूबकर मर गया था। पुलिस को अगले दिन उसकी लाश मिली और जनाब ने डार्विन अवार्ड में 4 चांद लगा लिए। पता चला कि चाबी उसकी जेब में थी। भाई साहब, अगर ये बंदा इस मुसीबत से बच जाता ना
तो शायद शर्मिंदगी के मारे दम तोड़ देता। पुल बना मौत। मोटा बाइक भगाना वाकई बड़े हिम्मत का काम होता है। वो रफ्तार, वो दूसरे राइडर्स, वो एयर बैग ना होना किसी बाइक राइड को बड़ा रिस्की बनाते हैं, खासकर तब जब आप इस अगले बंदे की तरह कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। साल 2008 की बात है, जब फ्लोरिडा में रहने वाला एक बंदा महज एक पतला सा लोअर और स्पोर्ट्स शूज पहनकर बाइक चला रहा था, जब उसने गौर किया कि मिनेसोटा की ड्रॉबेज ऊपर उठाई जा रही है। ऐसे में कोई भी बुद्धिमान राइडर गाड़ी धीमी करके रुक जाता और पुल के फिर से खुलने का इंतजार करता। पर ये भाई साहब तो सुपरस्टार बनने वाले थे। बंदे को लगा कि शायद फास्ट और फ्यूरियस मूवी में पहुंच गया और पुल को छलांग मारकर पार करने का इरादा कर लिया। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ा, पर बदकिस्मती से पुल के डिजाइनर्स ने ऐसी बेवकूफियों की आशंका पहले से भांप ली थी और सेफ्टी के लिए पुल पर बैरियर लगा रखे थे। इससे पहले कि बंदा ब्रेक लगा पाता, बैरिकेड नीचे कर दिए गए। वो धड़ाम से जाकर उससे टकराया और सीधा नदी में गिरा। भले ही वो पानी पर गिरा हो, पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर उसकी जान चली गई। और कमाल की बात तो यह है कि उसकी बाइक पुल को सही सलामत पार कर गई थी। पटाखे से मजाक पड़ा भारी। पटाखे फोड़ते वक्त आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे आग लगाते वक्त उन्हें हाथ में ना पकड़ें, उन्हें कहीं खतरनाक जगह पर ना रखें, साथ ही किसी दूसरे पर निशाना ना लगाएं। ये तो सब जानते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पटाखे को अपने पिछवाड़े में कभी ना फिट करें। फिर भी संडरलैंड यूके, जो कि शायद इंग्लैंड का फ्लोरिडा कहा जा सकता है, साल 2006 में ठीक ऐसा ही हुआ। वहां 8 नवंबर की बात थी। इंग्लैंड की मशहूर गाय फॉक्स नाइट अभी कुछ दिन पहले बीती थी, जब लोग जगह जगह आग जलाकर किसी त्योहार की खुशियां मनाते, सिर्फ इसलिए कि उस दिन मिस्टर फॉक्स पार्लियामेंट को उड़ाने में नाकामयाब रहे थे। तो हमारे अवार्ड विनर के पास कुछ पटाखे बचे हुए थे और जनाब ने सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा स्टाइल में उड़ाया जाए। जमीन पर लेट गया और रॉकेट को अपने हिप्स के बीच में फिट कर लिया। धमाके ने उनका मलद्वार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए नपुंसक बना दिया, जिससे उनके बेवकूफ़ी भरे जीन आगे किसी भी प्राणी में पहुंचने से बच गए। मैं तो कहूँगा शायद संडरलैंड फ्लोरिडा को चैलेंज कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे सिरफरी जगह तुम नहीं मैं हूं। बंदों ने खुद को उबाल लिया। प्रतिस्पर्धी खेलों के प्रदर्शन में ऐसे जुनून और क्षमताओं का मुजाहरा होता रहता है जिसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या आप किसी शख्स को महज 48 घंटे में 200 मील दौड़ते हुए देखना चाहते हैं? बेशक चाहते होंगे। किसी को एक दिन से भी कम समय में साइकिल से 400 मील तय करते देखना चाहते हैं? बिल्कुल। आप किसी को बेहद गर्म हॉट बॉक्स में घुसकर जितना देर हो सके अंदर मौजूद रहते हुए देखना चाहते हैं? हाँ, क्या कहा? क्या कोई सचमुच की प्रतियोगिता है? जी हाँ, और इसे कहा जाता है वर्ल्ड सोना चैंपियनशिप। 1999 में शुरू की गई वर्ल्ड सोना चैंपियनशिप फिनलैंड में आयोजित सहन शक्ति की एक प्रतिस्पर्धा थी। हर साल कई उत्सुक सोना प्रेमी हॉट बॉक्स में प्रवेश करते, जिसका तापमान 230 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी पानी उबालने के तापमान से भी ज्यादा गर्म, 3 डिग्री तक जलाने लायक गर्म। सोना के अंदर मौजूद कोयले पर 30 सेकंड में पानी डाला जाता और प्रतियोगी दूसरों से ज्यादा देर तक अंदर टिकने की कोशिश करते और उनका प्रयास तभी सफल माना जाता जब वो बिना किसी मदद के डब्बे से बाहर आ पाते। न केवल ये एक असली ऑफिशियल इवेंट था, बल्कि प्रतियोगियों को एक लीगल एग्रीमेंट पे साइन भी करना होता था, जिसमें ये वादा किया जाता था कि अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो वे आयोजकों पर मुकदमा नहीं करेंगे। लेकिन 2010 में इस इवेंट में भाग लेने वाला एक बंदा ऐसा था जिसने इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बेहद गर्म हॉट बॉक्स में 6 मिनट बिताने और दूसरों को पछाड़ने के बाद अंत में बचे हुए 2 प्रतियोगी बेहोश हो गए और उन्हें घसीटकर बॉक्स से बाहर निकालना पड़ा। दोनों 3 डिग्री बर्न और फफोलों से ढके हुए थे और उन्हें दौरे पड़ रहे थे। एक बंदे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनकी त्वचा 70% तक जल गई थी। उसका श्वसन तंत्र झुलस चुका था और गुर्दे काम करना बंद कर चुके थे। चमत्कारिक रूप से वो ठीक तो हो गया, लेकिन उससे पहले उन्हें डॉक्टरों द्वारा जानबूझकर 6 हफ्तों तक कोमा में रखा गया। लेकिन दूसरा बंदा इतना खुशकिस्मत नहीं था। बॉक्स से खींचकर निकाले जाने के बाद कुछ ही मिनटों में बेचारी की मौत हो गई और उनके इनाम को और ज्यादा शानदार बनाते हुए उन दोनों ही प्रतियोगियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। खैर, अगर आप बेवकूफी वाली जानलेवा प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो पुरस्कार भी जानलेवा ही होंगे, है ना? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा डार्विन अवार्ड सबसे बेहतर रहा? और सीरीज पसंद आई है तो इसके दूसरे पार्ट देखना ना भूलें, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। देखने के लिए शुक्रिया।